है, बट आप घर में रहेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। घर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको बस उम्र जाएगा, उम्र पार होगा, जो कि कोई रोक से नहीं सकता है। धीरे धीरे आपका एज खत्म हो जाएगा, फिर आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे आगे जाके। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि अकाउंटेंट का जॉब कैसे मिलेगा, और जो है क्या हम इस जॉब को घर बैठे कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम एज अकाउंटेंट काम कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर वर्क फ्रॉम जॉब हम लोग इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट का बात करें अगर हम यहाँ पे, किसी भी अकाउंटेंट का जब वो कहीं पे जॉब करता है या फिर वर्क फ्रॉम होम करने की ट्राई करता है, ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही कम चांस है कि आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि सपोज कोई बिल बना, ठीक है, एंड बिल बनने के बाद उसका ई बिल बनाना पड़ेगा, एंड ई बिल बनाने के बाद आपको उस बिल को एंड ई बिल को देना पड़ेगा ड्राइवर को, तभी तो ड्राइवर आगे सामान लेके जाया जाएगा ना। तो कहीं ना कि आपको फिजिकल वहाँ प्रेजेंस होना पड़ेगा, एंड फिजिकल आप प्रेजेंस होंगे तभी आप उसका बिल बना के, उसका ई बिल बना के, उसका प्रिंट आउट निकाल के उस ड्राइवर को दे सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप फिजिकल वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो कोई भी कंपनी देखिए क्या कर सकती है, आपसे और भी ढेर सारे काम करवा सकती है। जैसे कि चेक को बैंक में डिपॉजिट करना हो गया, तो क्या होगा, आपको भेज दिया जाएगा बैंक और बोलेगा जाइए चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आइए। यानी कि यहाँ पे आपसे और भी काम करवा लिया गया। वैसे आपसे ढेर सारे और भी काम करवाया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक का मैनेजमेंट हो गया। तो फिजिकल अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो आप स्टॉक का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। वही अगर वर्क फ्रॉम होम घर से बैठ के काम करेंगे तो आप इसी को नहीं कर सकते, राइट। और चीज़ बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर और एक होता है डेटा सिक्योरिटी नाम से। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं तो इसमें कंपनी को कहीं ना कहीं डर रहता है कि आप हमारे डेटा को कहीं पे लीक तो नहीं कर रहे हैं, किसी को सेंड तो नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह का भी खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, बोलती है कि नहीं, आप यहीं पर काम करिए, हमारे सिस्टम में काम करिए, ताकि हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए वर्क फ्रॉम होम जो बहुत ही कम अकाउंटेंट फील्ड में आपको देखने को मिलता है, बहुत ही कम। लेकिन हाँ, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो 5-10 साल 20 साल का एक्सपर्ट है, वो लोग के लिए ऐसे बड़े बड़े काम, जैसे कि जीएसटीआर को फाइल करना हो गया, उसके बाद से टीडीएस का रिटर्न भरना हो गया, तो उस सब काम के लिए क्या होता है, उस सब वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सबके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो सब अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं, जो कि आपका हाई लेवल का एक वो हो जाएगा जॉब। ठीक है, यानी कि बेसिकली अकाउंटेंट को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप लोगों ने कमेंट करा हुआ था कि अकाउंटेंट का जॉब हम घर बैठे कर सकते हैं क्या। ठीक है, आई होप इसका सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही रैंडमली आता है, बहुत ही ज़्यादातर आता है क्वेश्चन ये हमारा, कि आखिर अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एंड जॉब कैसे मिलेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर जॉब कैसे मिलेगा। देखिए, किसी भी अकाउंटेंट को, जैसा कि मैं पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो देखिए मुझे क्या क्या आता है और मुझे क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है, सबसे पहला चीज़, आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जीएसटी का जितना रेट होता है, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल बताया हुआ है कि आप जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना डिटेल में आना चाहिए, नहीं तो आप गलत बिल बना देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको जीएसटी बिल, वो भी जीएसटी रेट जो है डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, नहीं तो आप लोग गलत बिल बना देंगे, फिर कंपनी का नुकसान हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिकल की बात करें, आपको दोनों नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा कि चलिए जीएसटी का कैलकुलेशन आप हमें कैलकुलेट करके दिखाइए कैलकुलेटर में, तो आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। वही अगर आपको बोला जाता नहीं, आप हमें एक बिल बना के दिखाइए, तो आपको वहाँ प्रैक्टिकली भी करके दिखाना पड़ेगा। यानी कि दोनों काम आपको आना चाहिए डिटेल में एकदम। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, जीएसटी रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात, आपको बनाना आना चाहिए ईओ बिल, क्योंकि अगर आप बिल बनाते हैं तो आपको बिल के साथ आपको ईओ बिल बनाना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट, बिल का टोटल अमाउंट 50,000 या उससे एबव बनता है बिल आपका, तो उसका आपको ईओ बिल भी बनाना पड़ेगा।
इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए ईओ बिल में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि एक हम लोग जब सेल करते हैं तो टैक्स इनवॉइस का जो बनाते हैं ईओ बिल, वो एक आपको आना चाहिए। एक होता है क्रेडिट नोट, यानी क्रेडिट नोट के लिए जो है आप ईओ बिल किस तरह बनाएंगे वो भी आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जब होता है तो उस केस में आप ईओ बिल कैसे बनाएंगे आपको वो भी आना चाहिए। एक होता है डेबिट नोट, तो डेबिट नोट जब इशू करते हैं तो उस केस में ईओ बिल कैसे बनाना है आपको वो भी आना चाहिए। यानी कि बेसिकली इसमें और एक चीज़ यहाँ पे एक होता है बिल टू शिप टू, तो बिल टू शिप टू में आपको ईओ बिल कैसे बनाना है आपको ये भी आना चाहिए। यानी कि इसमें टोटल 4 तरह का हो जाता है, यानी कि 4 टाइप का ईओ बिल बनता है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इसके बारे में हालांकि डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको इस वीडियो को लिंक में जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए सब चीज़ का कि आपको बेसिकली ईओ बिल बनाते टाइम 4 चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इतना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको यहाँ पे आना चाहिए इनवॉइस बनाना, यानी कि जीएसटी सेल का इनवॉइस बनाना आना चाहिए, परचेज का एंट्री। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे परचेज का एंट्री। जब परचेज का एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉपर एंट्री करना है, क्योंकि अगर आपने परचेज का एंट्री गलत करा हुआ है तो सेल का एंट्री में आपका गलत ही बनेगा। क्योंकि अगर आप सपोज आपने किसी आइटम में जो है जीएसटी रेट को प्रॉपर एंट्री नहीं कर पाए, जैसे कि वहाँ पे 5% का रेट लगा हुआ था, आपने उसमें 12% लगा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप जब परचेज का एंट्री करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कितना हम लोग इसमें जीएसटी रेट लग के आया हुआ है। जो कि परचेज का एंट्री कहाँ से आप करते हैं, जो भी आपके पास आपके सप्लायर से जो बिल आता है उस बिल को देख के आपको वहाँ पे एंट्री करना होता है। और कहीं ना कहीं उसमें सबसे मेन वही चीज़ होता है, अगर आपने परचेज का एंट्री सही करा हुआ है तो आपको सेल का एंट्री भी सही होगा, क्योंकि उसमें जीएसटी रेट हो गया, एचएसएन कोड हो गया, और वो सब वहाँ पे मेंशन करना होता है, राइट। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो आपको परचेज का एंट्री अच्छे से आना चाहिए, सेल का एंट्री अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपको 5%, 12%, 18%, 28% कोई परसेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज परचेज सेल हो गया। अब आपको आना चाहिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू करना, ठीक है। उसके बाद से कॉन्ट्रा में एंट्री करना आना चाहिए आपको, पेमेंट का एंट्री, रिसिप्ट का एंट्री, और इससे देखिए इस सब में जो होता है ना सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, आपको वो भी आना चाहिए। जैसे कि आपने पेमेंट करा हुआ है तो पेमेंट के अंदर 2 एंट्री मोड में एंट्री कर सकती हैं, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। सेल करते हैं तो सेल में भी 3 तरह का होता है, एक अकाउंटिंग इनवॉइस, एक होता है इनवॉइस, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। आपको 3 तरह का इसमें देखने को मिलेगा, आपको वो सब भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें आइटम सेल करना पड़ता है, तो कभी कभी हमें फिक्स एसेट को सेल करना पड़ता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, परचेज का एंट्री, सेल का एंट्री, पेमेंट का एंट्री, रिसिप्ट का एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। ये सब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये सब देखिए डेली बेसिस पे यूज होने वाले वाउचर्स हैं, ये बहुत काम आएगा आपके, ये जो है ये सब आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी आपके पास जो गुड्स आया हुआ है, ठीक है, उसको आपका मैनेज भी करना है, यानी फिजिकल चेक करना है कि जो आपका टैली में शो हो रहा है वही आपका फिजिकल वहाँ पर है या नहीं। क्योंकि देखिए टैली में जो शो हो रहा है, जैसे सपोज टैली में शो हो रहा है 100 नंबर्स शो हो रहा है, वही आपका फिजिकल में भी 100 नंबर्स शो होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं हाँ आपने स्टॉक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारा ऐसा काम होता है जो टैली में नहीं होता है, वो आपको एक्सेल में बनाकर रिपोर्ट बनाना पड़ता है। यानी एक्सेल में स्पेशली रिपोर्ट जो टैली में नहीं हो सकता है उस चीज़ को हम लोग एक्सेल के थ्रू करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं टैली में भी हो सकता है, बट टैली में प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, एक्सेल में वो चीज़ को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए टैली डाटा को सीए को सेंड करना, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे जीएसटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में हमें जो है डेटा जो है सीए को मेल करना होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, देखिए जितना भी अब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जो भी चाहे वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें और चीज़ अगर हम बात करें आपको, जैसे कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि हमें, और जहाँ तक से अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें मैंने कवर कर दिया कि इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगा। तो देखिए टैली का जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने अभी बताया आपको पीछे में, उस सबको आपको अच्छे से आना चाहिए, आप उस सबका प्रैक्टिस करिए डिटेल में, ठीक है। उसके बाद से जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए अप्लाई आप कहाँ पे करेंगे, एक तो होता है ऑफलाइन तरीका, एक होता है ऑनलाइन तरीका, ठीक है। तो ऑनलाइन तरीका क्या होता है, ऑनलाइन तरीका में जैसे होता है ना फ्रीलांसर हो गया, इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, उस समय मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समय बहुत सारा फ्रॉड होते हैं, इसके लिए मैं उस समय बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ,
उसमें 99% चांसेस है आपका सही नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारे गलत जो होता है ना कि फ्रॉड वहाँ पे होते हैं। इसके लिए मैं ऑनलाइन को प्रेफर नहीं करूंगा, आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग ऑफलाइन ट्राई करिए। ऑफलाइन कैसे ट्राई कर सकते हैं, आप मैनुअली खुद से जाइए ऑफिस में, जाके विजिट करिए, बोलिए कि आपके यहाँ पे टैली अकाउंटेंट का या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट, आपका स्किल है उसके बेस पे आप क्या आपके पास कोई वैकेंसी है क्या, तो आप जाकर फिजिकली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाके आप उसको पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आपका कोई फ्रेंड हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, उन सबको बोलिए कि आपका कोई कांटेक्ट में है क्या, तो पता करिए एक बार। यानी कि आप उनको बोलिए कि आपके कांटेक्ट में है तो आप भी पता करिए एक बार। यानी कि वो भी आपके लिए पता करके दे सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कहीं पे जॉब करते होंगे, तो उनके ऑफिस में या फिर आसपास में कहीं पर भी हो सकता है कि उनके जानकारी में कोई ऐसा जॉब हो, तो आपको रेफरेंस देके वहाँ पे लगवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये दो तरीके से आपको पता करना है। आपको खुद से विजिट करना है ऑफिस में, या फिर आप किसी फ्रेंड रिलेटिव को बोल के रखिए कि अब हमें पता करके दीजिए जॉब। थर्ड, यहाँ पे हो सकता है किसी भी आप सीए को जानते हैं तो सीए से बात करिए, आप किसी अकाउंटेंट को जानते हैं तो अकाउंटेंट को बात करिए, कि अकाउंटेंट को बोलिए कि आपके कंपनी में और भी कोई वैकेंसी होता है तो आप हमें वहाँ पे लगवाइए। यानी कि आपको कहीं ना कहीं पता करते रहना है, कहीं ना कहीं सोर्स लगाते रहना है। क्योंकि देखिए, और आप घर बैठे बोलेंगे कि मुझे जॉब चाहिए तो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घर बैठे कुछ भी नहीं होता है, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप घर में रहेंगे तो आपको कितना परसेंट चांस है, 0% चांस है, बिल्कुल 0% चांस कि आपको जॉब लगेगा, क्योंकि आपने कुछ एफर्ट ही नहीं किया हुआ तो कहाँ से जॉब मिलेगा आपको। लेकिन वहीं अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जरूर 1% चांस है कि आपको जॉब मिलने का, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो हो सकता है मिल सकता है, घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है जॉब आपको मिल सकता है, बट आप घर में रहेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको घर से बाहर निकलिए। घर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको बस उम्र जाएगा, उम्र पार होगा, जो कि कोई रोक से नहीं सकता है। धीरे धीरे आपका एज खत्म हो जाएगा, फिर आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे आगे जाके। इसके लिए अभी आपके पास टाइम है, अपने टाइम का सही यूज़ करिए एंड कहीं ना कहीं अपने स्किल को इम्प्रूव करिए एंड कहीं पे जॉब का तलाश करिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, जो मैंने बताने का प्रयास किया अपनी तरफ से। ठीक है, और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।